मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं लघु विद्यालय में। और आज हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के क्वेश्चन। ठीक है, पिछली क्लास में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में जाना, एलसीएम एलसीएफ के बारे में जाना, तो आज हम उसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। चलो, जैसे कि कल हमने देखा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें क्या बताती है। वो बताती थी कि प्रत्येक जो कंपोजिट नंबर है उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं, या प्राइम्स हैं उसके एक्सपोनेंट के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और प्रत्येक कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है अद्वितीय। फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करने से पहले आपको डिविजिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि देखिए कि डिविजिबिलिटी आपको नंबर्स देख के ये तो पता लगना चाहिए ना कि उस नंबर में भाग किसका जाने वाला है। तो बोर्ड में ये थोड़ी ना आएंगे, बुक के ही क्वेश्चन आएंगे कि भैया नंबर देखा है और इसमें तो हाँ भैया इसका भाग जाता था, इसका भाग जाता था। नहीं ना, तो नंबर की डिविजिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ जिसमें आप किस किस तरीके से नंबर देख के पता लगा सकते हैं कि इसमें किसका भाग जाने वाला है। तो मैं बात करता हूँ 2 की। 2 का तो आपको सबको पता है कि 2 जो 2 है उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि भैया जो हमारी यूनिट डिजिट है वो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है ना। जो हमारा 3 है, 3 की जो अपना डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो अपना नंबर है और नंबर के जो डिजिट है उसका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा 3 से। एग्जाम्पल लेता हूँ कि 1 2 3। मुझे एक बात बताइए, जो इस नंबर है, ये नंबर है, इसके नंबर के डिजिट का सम कितना आया? 3 2 5 + 6। मुझे बात बताइए, जो 6 है वो 3 से डिविजिबल है? सही है सर। तो जो 1 2 3 है वो अपना 3 से भी डिविजिबल होगा। बात करते हैं एक अनदर नंबर की। मैं लेता हूँ 1 2 3 4 6 3 9 1 8 2 7 ये नंबर है। और मुझे बात बताइए कि ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो इसके डिजिट का सम है उसे चेक कर लें, या फिर उससे भी इजी रूल देखिए। हमें 3 और 9 के लिए रूल यूज़ में आता है। अगर हमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी 3 का सम आ रहा है, मतलब जैसे 3 आ रहा है तो 3 हमने काट दिया, ये 3 आ रहा है, ये 3 हमने काट दिया, ये 3 आ रहा है, ये 3 हमने काट दिया, ये 2 और 1 आ रहा है, ये 3 हमने काट दिया। अब देखिए क्या क्या बच रहा है हमारे पास। 4 और 6 कितना हो गया? 10। ये कितने बच? 19 27। देखिए क्या बच रहा है अपना, 4 बच रहा है, 6 बच रहा है, 9 बच रहा है, 8 बच रहा है एंड 7 बच रहा है। ठीक है, 6 ये हो गए 10, ये 9 एंड 8 17 एंड 7, ये कितने बने अपने? 34। मुझे एक बात बताइए, 34 का जो डिजिट का सम आया वो कितना आता है अपना? 7। क्या ये नंबर डिविजिबल है 3 से? नहीं। तो ये पूरा नंबर अपना 3 से डिविजिबल नहीं है। चार 18 9 7। ठीक है, ये अपना नंबर 3 से डिविजिबल आप चेक कर लेंगे इस तरीके से। 4 की बात करते हैं तो 4 में हम क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं कि भैया किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट हैं 28, है ना, कि लास्ट 2 डिजिट हैं, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है। 5 का तो बहुत ईजी है कि लास्ट डिजिट क्या, यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए हमारी? 0 एंड 5 होनी चाहिए। 6 का क्या? 6 देखिए कौन कौन से प्राइम से बना है, ये 2 से बना है और ये 3 से बना है। मतलब इसमें 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल काम करेगा और 3 का भी होगा। तो मीन्स इसका जो यूनिट डिजिट है वो इवन नंबर होना चाहिए, साथ ही जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए।
है ना। देखिए अपने एग्जाम्पल 246, ठीक है, मुझे 6 से चेक करना है। देखिए इसका जो लास्ट डिजिट है वो 2 से डिविजिबल है भैया। और मैं इसका डिजिट का सम करूँ 6, 4 एंड 12, 12 3 से डिविजिबल है तो ठीक है, ये 6 से भी डिविजिबल आएगा। कितना आ जाएगा अपना 41, ठीक है। छोटे नंबर आप चेक कर सकते हैं, जल्दी से ही पता लग जाता है। मैं बड़े नंबर्स के लिए बात कर रहा हूँ। बड़े नंबर का फैक्टराइजेशन देखिए, आपको पता तो लगना चाहिए ना, थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए। मुझे पता है आप कर लोगे क्योंकि 3 घंटे का एग्ज़ाम रहता है। मैं आपकी हेल्प के लिए, आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ। 7 एंड 13 का रहन अभी रुकते हैं, लास्ट में करेंगे। मैं बात आता हूँ 8 पे। 8 में हम क्या करते हैं, लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। लास्ट 3 डिजिट्स एग्जाम्पल के लिए देखूँ 256129 256। मुझे एक बात बताइए, 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम लास्ट के 3 डिजिट देखें। 256 डिविजिबल है या 3 टू ज़ा, ये डिविजिबल है 8 से, तो ये पूरा नंबर अपना 8 से डिविजिबल है, ठीक है। आपने एक बात नोटिस की कि भैया 2 है जब हमारा यूनिट डिजिट 1 यूनिट डिजिट लेते हैं, 4 है जब लास्ट 2 डिजिट लेते हैं, 8 है तो लास्ट 3 डिजिट लेते हैं। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि 2 की पावर जो 2 है उसमें एक्सपोनेंट होता है 1, 4 होता है 2 की पावर 2 और 8 में होता है 2 की पावर 3। मीन्स अगर 2 की पावर n है तो हमें उस नंबर के लास्ट n नंबर चेक करने होते हैं, ठीक है। अगर मैं 16 का डिविजिबिलिटी रूल निकालूंगा 16 का, तो 16 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट के जो 4 डिजिट हैं उसमें 16 का भाग दे के देख लेंगे। अगर वो 16 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 16 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 9 की। 9 इज सेम एज 3, कि भैया किसी नंबर के डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। या फिर क्या करें, जहाँ जहाँ पे 9 दिख रहा है या 9 का सम दिख रहा है उसे हम काट देंगे। जैसे 3 में चेक किया था इस एग्जांपल में, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं 252 1262781, ठीक है। ये नंबर चेक करना है हमें 9 से, ठीक है। अब देखिए 9 कहाँ कहाँ बन रहा है, 819 ये कट गया, 72 ये 9 ये बन रहा है, ठीक है। ये 6 2 8 एंड 1 ये 9 बन रहा है, 5 2 एंड 5 7 ये 9, मीन्स पूरे नंबर कट गए। मीन्स ये नंबर है जो अपना 9 से डिविजिबल है, ठीक है। 10 का आपको पता है। 11 का देखते हैं। 11 का क्या करते हैं कि भैया जो हमारा नंबर है ना उस नंबर को क्या करेंगे, 3 डिजिट के ग्रुप में बना लेंगे कि 3 डिजिट यहाँ आने चाहिए और 3 डिजिट यहाँ आने चाहिए। फिर क्या करेंगे, सॉरी ये 7, सॉरी क्या करेंगे कि जो अपने डिजिट दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल यही लेते हैं, 1 मिनट रुकिए मैं यही एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए कि 5005 मैंने ये एग्जाम्पल लिया। क्या करेंगे, जो हमें नंबर है ना उसे 3 डिजिट के ग्रुप, सॉरी क्या यार ये 7 का याद आ रहा है बार बार। क्या करेंगे कि जो यहाँ से यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे और उसके अल्टरनेटिव डिजिट को लेंगे। 5 का अल्टरनेटिव डिजिट मीन्स एक छोड़ के एक, इसको एक छोड़ के एक पकड़ाइए तो 5 + 0, ठीक है। ऐसे ही अगर आगे संख्याएं होती तो एक छोड़ के एक लेते, एक छोड़ के एक लेते और सबों का योग कर लेते। यहाँ कितना आया अपना 5। सिमिलरली यहाँ से पकड़ेंगे और इसको एक छोड़ के एक लेंगे, अगर आगे संख्या होती तो एक छोड़ के एक लेते और इन सब का सम कर लेते। तो यहाँ पे सम क्या आया अपना 5 एंड 0, ये 5 बना। अब क्या करेंगे, जो अपना सम आया ना
उनका कर लेंगे डिफरेंस, 5 माइनस 5 और रिमाइंडर आया हमारा 0। अगर यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 11 या 11 का कोई मल्टीपल आए तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होती है। ठीक है, देखिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए कि 126 एंड 126। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे यूनिट डिजिट से और उसका अल्टरनेटिव लेते हैं। एक तो ये इसका बना ये, और इसके आगे संख्या है नहीं तो मैं 0 मान लेता हूँ। तो 6 एंड 7 to 9 ये बना, एक तो अपना 9। फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे 2 एंड 6 8 9, ये हो गया 9। ठीक है, अब इन अरे तो यही सेम एग्जांपल बन गया। चलो, अब मैंने क्या बोला था, अगर इन दोनों के सम का डिफरेंस 0 11 या 11 का मल्टीपल आए तो वो हमारा नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 7 एंड 13 की। 7 एंड 13 बहुत याद आ रहे थे। अब इसी के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ 2 3 4 एंड 1 1 7। ठीक है, मैं ये एक नंबर ले लिया मैंने। अब मैं पहले 7 से चेक करता हूँ। 7 का डिविजिबिलिटी एंड 13 का डिविजिबिलिटी सेम है, इसलिए मैं आपको दोनों को एक साथ बता रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं कि जो डिजिट है उसे 3 डिजिट में तोड़ देते हैं। तो ये पूरा नंबर है, इसे 3 डिजिट में तोड़ दिया। एक डिजिट 3 डिजिट का पैकेज ये बना, एक 3 डिजिट का पैकेज ये बना। फिर क्या करा, इन दोनों का डिफरेंस लिया, 234 या 117। आपको बड़े में से छोटा घटाना है। अगर यहाँ पे ये बड़ा निकलता, अगर ये बड़ा होता तो आप ये घटाते, अब ये बड़ा है तो आप इसमें से घटाते। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना, 711। मुझे एक बात बताइए, ये 117 7 से डिविजिबल है क्या? देखिए 7 दूना 7 एकम 7 और 47 ये नहीं है, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 7 ये 7 का मल्टीपल आता तो ये नंबर 7 से डिविजिबल हो जाता। ठीक है, अब मैं 13 की बात चेक करूँ। 13 में क्या है, वही सेम कि रिमाइंडर 0 आए 13 आए या 13 का कोई मल्टीपल आए तो वो नंबर 13 से डिविजिबल होगा। देखिए रिमाइंडर 13 नहीं आया, लेकिन इसमें देखिए 13 का भाग जाता है क्या, 13 नंबर 117 मीन्स ये 30 से डिविजिबल है, तो ये नंबर अपना 30 से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने ये आपका थोड़ा सा ओवरव्यू लिया, आपको पकाया मैंने, उसके लिए सॉरी, पर ये आपके लिए थोड़ा यूज़फुल रहेगा इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। देखिए 140 निकाल लेंगे आप, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तो आप देख, मैंने ये सारे जो डिविजिबिलिटी रूल लगाए थे वो बड़े नंबर्स के लिए लगाए थे, कि बड़े नंबर्स के लिए आप किस तरीके से हैंडल करोगे ये तो आप देख के खुद ही बता सकते हो यार। इसमें तो मैं क्या करूँगा, देखिए यूनिट डिजिट 5 है तो मैं 5 लगा लेता हूँ यहाँ पर। 5 2 10, 8 का, और यहाँ लगाता हूँ मैं 2 14 2 7 7 1, क्या बना 2 की पावर 2 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। ठीक है, 156 की बात करते हैं। यूनिट डिजिट 6 से डिविजिबल, यूनिट डिजिट 6 से इवन है 2 से होगा, तो 7 8 2 3 9। ये देखिए 9 एंड 3, एक तो 9 है जो 3 से डिविजिबल दिख रहा है ना, इसे 3 से देख, सो 1 3
एंड 1 3 एंड 1। क्या बना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1। 3825 का लेता हूँ, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से चेक करेंगे। 5 7 जा 6 जा 5 से 35 3 2। ठीक है, अब देखिए यूनिट डिजिट 5 आया तो अगेन 5 से, तो 5 2 6 5 5। ठीक है, यूनिट डिजिट अगेन 5 5 31 एंड 31 इज अ प्राइम नंबर, तो इसे एज इट इज लिख लेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बना 5 का एक्सपोनेंशियल 3 एंड 31 का एक्सपोनेंशियल 1। ठीक है, 5005। 5 यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से करेंगे। अब 1001। ठीक है, अब बड़ी संख्या आ गई, अब इसमें आप थोड़े से घबरा जाएंगे, है ना। अब क्या करते हैं भैया, 2 का तो लगेगा ही नहीं, 3 का भी नहीं लगेगा, 4 का भी नहीं लगेगा, 5 का भी नहीं लगेगा, 6 का भी नहीं लगेगा, 7 का लगा कर। 7 में क्या करते थे हम, 3 डिजिट उस पर लगा के चेक करते थे कि 1001 है, इसे मैं 20 बना के 33 का बना दूँ। हो गया ना, दिख गया। दोनों को अगर मैं घटाऊंगा तो रिमाइंडर आएगा 0, मीन्स ये 7 से डिविजिबल है, तो हम इसे 7 से डिविजिबल करते हैं। 7 है कितनी बार जाएगा, 7 1 3 0 4 जा एंड, और ये बनेगा अपना 3। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या 3 से चेक करेंगे, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल नहीं। ठीक है, आपने कुछ देखा होगा अल्टरनेटिव का समय वो देखना है ना। 11 का लग रहा है, ये देखिए इसका अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ तो इसका अल्टरनेटिव ये 3 एक 1 4 और इसका एक 1 4 और 0 4 लग गया 11 का, तो 11 से लेते हैं। मीन्स यहाँ बनेगा 13 एंड 13 एक बहुत अच्छा 11 का मल्टीप्लाई का रूल समझाता हूँ आपको कि 2 जैसे आप उनको 23 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करना है, 2 एंड 3 को उठा कर रख लेते हैं बीच में, और बीच में इन दोनों का सम हटा, खत्म, छुट्टी। 26 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 11 से, तो क्या होगा, 2 एंड 6 को इधर लिखेंगे और बीच में इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख देंगे, खत्म। अगर यहाँ पे देखिए, अगर अभी तो यहाँ पे डिजिट 1 आ रहा है ना, कि मतलब कैरी नहीं आ रही, अगर कैरी आ गई तो आगे शिफ्ट हो जाती है। जैसे 47 1, क्या करते, 4 एंड 7 को इधर लिखते, इन दोनों का मल्टीपल आता 11, तो 11 का लिखते 1 और कैरी छिड़ जाती है यहाँ पे, तो इसका क्या आ जाता 517। करके देखें, मल्टीप्लाई करके देखिए यही आएगा कि नहीं। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी 11 को देख सकते हैं। सो 5005 का हमें क्या मिला, 5 का एक्सपोनेंशियल 1, सॉरी एक्सपोनेंट, हे भगवान, 7 का एक्सपोनेंट 1, 11 का एक्सपोनेंट 1 एंड 13 का एक्सपोनेंट 1। ठीक है, अब बात करते हैं 7249। आप चेक करके बताइए इसके डिजिट का 7 3 या 9 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, तो ये ना तो 3 से डिविजिबल है और ना ही 9 से डिविजिबल है, नहीं है ना, क्योंकि 7 to 11 13 एंड 22 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 9, तो 7429 लगाइए भाई, क्योंकि 2 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 6 से नहीं जा रहा, 8 से नहीं जा रहा, 9 से नहीं जा रहा,
ठीक है, अल्टरनेटिव चेक करते हैं। 9 एंड ये हो गया 13 एंड 13 और ये बना अपना 11, सॉरी 9। 13 में से अगर 9 गया तो भी अब ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 से डिविजिबल नहीं है तो अब हम इसे चेक करेंगे 7 या 13 से। 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 429 माइनस 007 कितना बनेगा यहाँ पे 421 422 422 7 से मल्टीप्लाई है क्या, डिविजिबल है क्या, नहीं है सर, 7 से भी नहीं है। 13 से है क्या, 13 3 जा 39 एंड 32, ये 30 से भी नहीं है। चलो भैया हो गया, ठीक है। अब 13 तक चेक कर लिया, 12 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 4 से और 3 से नहीं जा रहा, तो 12 से कहाँ से जाएगा, 12 13 14, 7 से नहीं जा रहा तो ये 14 से भी नहीं जाएगा, 15 से नहीं जाएगा, 16 जब 2 से ही नहीं जा रहा तो 16 से जाने की बात ही नहीं है। 17 पे चेक कर, 17 से अपन चेक करते हैं इसका। 17 चौका 68, 5 2 17 3 51, 17 चौका 68 6 2 है ना, और 17 3 51, हाँ ये 17 से चला जाएगा, 17 7 119, ठीक है। तो 17 से देते हैं तो 17 चौका 68, रिमाइंडर 6 एंड 2, 17 3 51, 11 एंड 17 7 119, ठीक है। अरे यार सही तो किया है ना, एक बार कर लो यार। 17 चौका 68, ये बना अपना 6 एंड 2, 17 3 51, रिमाइंडर 11 और ये 17 7 119, ठीक है। अब बात कीजिए, देखिए यहाँ पे 7 से जा रहा है, नहीं जा रहा, और 2 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी देखिए 7 और 3 10 तो 4 14, और 14 को और 1 5, ये 9 से जाएगा ना 5 से जाएगा, ठीक है। तो सो 13 से 13 3 39 और 4 7 नो, 13 से भी नहीं जा रहा, 15 नहीं जा रहा, 17 से चेक कीजिए, 17 दूना 34, 17 से भी नहीं जा रहा। अब 19 से चेक करते हैं, 19 दूना 38, चलो हाँ 19 से जाएगा, 92 the 38, remainder will 5 5 and 7 47, sorry 2 and 3, okay, oh my god। हाँ ठीक है, और 23 तो खुद एक प्राइम है। मैंने बोला था ना कि अपने डिविजिबिलिटी रूल किस काम आएंगे, इस काम आएंगे, आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसका जो अपना क्या हुआ, 17 का एक्सपोनेंट 1, 90 का पावर 1 एंड 23 का पावर 1, ओके। ये मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ भैया, आ जल्दी। अरे माउस ही जाने कहाँ है हमारा। हाँ अरे यार ये टॉपिक रह गया था। चलो, जब हमने LCM HCF की बात करी थी तब हम एक फॉर्मूला करना भूल गए, जहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल क्या करते थे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये अपना फॉर्मूला रहता है, ये अपन करना भूल गए तो यहाँ से आप मगअप कर लीजिए, ठीक है। सो इतना अपन को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और अब इसमें अपन को करना क्या है, ये चेक करके देखना है। मीन्स LCM एंड HCF दोनों निकालने हैं, उनके प्रोडक्ट, और वो करके आगे बात समझ में। तो मैं आपको हार्ड क्वेश्चन कराता हूँ, आप इजी क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना। तो मैं पहले सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ 510 एंड 92 का।
तो 510 एंड 92 की बात करते हैं तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसके लिए हम करेंगे 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये आता है हमारा 2 से देते हैं 4 जा एंड 6 जा 2 23 and 23 and 1 means 2 की पावर 2 and 23 की पावर 1। Similarly 510 कितना आएगा भैया, 0 है, 17 से देखिए क्योंकि 17 से 4 जरा 57 या 13 बचा, 30 बचा सॉरी, ये 2 ये 15 3 5 5 एंड 1। 17 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर, ठीक है। अब आपको गुना भाग कर सुनिए मेरी बात। अब अपन एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब भी आप प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखेंगे ना यहाँ पे चेक करने के लिए, तो आप 92 को 92 नहीं लिखेंगे, 92 को इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और 510 को 510 नहीं लिखेंगे, 510 को इस तरीके से लिखेंगे। फिर क्या करना है, जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं उनको मतलब जैसे ये 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 1 है, और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मीन्स 2 की पावर 3 हो जाएगी ना। तो इनके एक्सपोनेंट्स को ऑपरेशन करके यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और सिमिलरली एलसीएम और एचसीएफ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके एक्सपोनेंट को ऑपरेट करके यहाँ लिखना है, और उन सब के प्राइम्स के एक्सपोनेंट और यहाँ के प्राइम्स का एक्सपोनेंट सेम आ जाएगा, तो हम इसे वेरीफाई कर लेंगे कि जो ये अपना स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एचसीएफ की। एचसीएफ में हम क्या करते थे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते थे, निकाल लिया भैया, फिर उसके बाद करते थे हम जो कॉमन फैक्टर है उसे लिखते थे। तो कॉमन फैक्टर है हमारा 2, और है क्या भैया, नहीं है। और फिर क्या करते थे, लीस्ट एक्सपोनेंट लेते तो लीस्ट एक्सपोनेंट हुआ हमारा 1, हो गया ये एचसीएफ निकल गया हमारा। एलसीएम की बात करें तो सारे के सारे प्राइम्स नंबर्स को लेते थे, तो कितने प्राइम्स नंबर आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 17 आ रहा है एंड 23 आ रहा है। फिर क्या करते थे, प्राइम्स की ग्रेटेस्ट पावर को लेते थे, तो 2 की हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 2, 3 की हाईएस्ट पावर है 1, 5 की हाईएस्ट पावर 1, 17 की पावर है 1, 23 की पावर, और इनका प्रोडक्ट, ये हमारा हो गया एलसीएम, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या निकलेगा हमारा, नाइन्टी 92 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 23 की पावर 1। सिमिलरली 510 को लिखूंगा 17 की पावर 1, 21 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1, ठीक है। अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, जो अपने एक्सपोनेंट हैं सेम प्राइम के वो आपस में जुड़ जाते हैं। सेम प्राइम यहाँ पे ओनली 2 है, तो 2 का एक्सपोनेंट हुआ 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1 एंड 23 की पावर 1, ठीक है। अब हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम है हमारा 2, सॉरी एचसीएफ है हमारा 2, एलसीएम है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1 एंड 23 की पावर 1। फिर मैं
मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम प्राइम्स के एक्सपोनेंट आपस में जुड़ जाते हैं उनके, तो 2 की पावर 3 आया, 3 की पावर 1 आया, 5 की पावर 1 आया, 17 की पावर 1 आया, 23 की पावर 1। ठीक है, तो हम अब कंपेयर करेंगे तो हमने पाया जो हमारा LHS है वो RHS के इक्वल है। देखे ना, टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या, 2 की पावर 3, 3 की पावर सेम बिल्कुल RHS की तरह है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, तो वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, बात करते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की। ओ माय गॉड, यहाँ तो जगह ही नहीं है। ठीक है, सो अपन करते हैं तीसरा क्वेश्चन। उसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा ये, so you have to give me 2 minutes। ओके, बस हो गया। ठीक है, हम क्या करते थे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो 54 का निकलेगा हमारा 9 × 54 मीन्स 2 × 3 6 हो गया, एंड 3 × 3। ठीक है, अब निकालना, एंड 336 का निकालेंगे हम। देखिए यूनिट डिजिट क्या, 6 तो 2 से जाएगा, तो 2 1 6 8। ठीक है, 8 है यूनिट डिजिट, तो देख लेते फिर दोबारा 2 8 4, फिर यूनिट डिजिट इवन है, फिर 2 से 4 2, फिर यूनिट डिजिट इवन है, फिर 2 से 2 1, ये जाएगा 3 से 7 7 एंड 1 मीन्स 2 का एक्सपोनेंट 4, 3 का एक्सपोनेंट 1 एंड 7 का एक्सपोनेंट 1। ठीक है, मैं क्या बोलता था, LCM के लिए हम क्या करेंगे, LCM के लिए हम क्या करेंगे कि भैया जो हमारा HCF होता है उसमें हम कॉमन प्राइम देखते हैं। कॉमन प्राइम देखिए कौन कौन सा आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, और कोई सा नहीं आ रहा। ठीक है, कॉमन प्राइम्स नोट डाउन करने के बाद हम उसके लीस्ट एक्सपोनेंट चेक करते हैं, तो 2 का लीस्ट एक्सपोनेंट है 1 एंड 3 का लीस्ट एक्सपोनेंट है 1। ओके, और तो ये हमारा HCF हो गया 6। इसे नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिखना आप। अगर आपको चेक करना है तो आप इसी तरीके से लिखेंगे, अगर आपको आंसर देना है तो आप आंसर 6 दे सकते हैं। LCM क्या करते थे, सारे प्राइम्स को नोट डाउन करते थे, तो हमारे पास कौन कौन से नोट प्राइम्स है, 2 है, 3 है एंड 7 है। नोट डाउन करने के बाद हम उनकी ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट को चेक करते थे, तो 2 का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है 4, 3 की हाईएस्ट पावर है 3 एंड 7 की हाईएस्ट पावर है 1, और इनका प्रोडक्ट कर देते हैं। अब हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर चेक करेंगे। तो 54 को मैं लिखूंगा 2 × 3 की पावर 3, और 336 को लिखूंगा 2 की पावर 4 × 3 की पावर 1 × 7 की पावर, और ऑपरेट करके मैं लिख दूंगा जो सेम प्राइम्स के एक्सपोनेंट है वो आपस में जुड़ जाता है, तो 2 की पावर 5 × 3 की पावर 4 × 7 की पावर 1। ठीक है, अब मैं LCM × HCF की बात करता हूँ। LCM × HCF, HCF अपना था 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1, और LCM था हमारा 2 की पावर 4 × 3 की पावर 3 × 7 की पावर 1। और मैं इसे और ऑपरेट करके लिखूँ तो सेम प्राइम्स के एक्सपोनेंट आपस में जुड़ते हैं, तो 2 की पावर 5 × 3 की पावर 4 × 7 की पावर 1, एंड हमने दोनों को कंपेयर किया तो हमने पाया कि जो LHS है वो RHS के इक्वल है। सो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू LCM × HCF। ठीक है,
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके इनका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो 12 को लिखूंगा मैं 2 × 2 × 3 मीन्स 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। 15 को लिखूंगा 3 × 5 मीन्स 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। 21 को लिखूंगा 3 × 7 मीन्स 3 की पावर 1 × 7 की पावर 1। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर देखते हैं, और इसमें कॉमन फैक्टर ओनली 3 है। और फिर 3 के बाद लीस्ट एक्सपोनेंट चेक करते हैं, लीस्ट पावर चेक करते हैं, और लीस्ट पावर है 3 की पावर 1। फिर बात करते हैं हम एलसीएम की। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, सारे प्राइम्स को नोट डाउन करते हैं। सारे प्राइम्स कौन कौन से हमारे पास, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है। फिर उनके एक्सपोनेंट देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2, 3 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 1, 5 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 1 एंड 7 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1, और इनका प्रोडक्ट हो जाता है हमारा एलसीएम। ये कितना बना हमारा, 4 या 12 बार 5 60, 420। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो 17 को लिखूंगा मैं, एक प्राइम नंबर है तो लिखेंगे हम 1 × 7। 23 एक अनोदर प्राइम नंबर है तो मैं इसे लिखूंगा 1 × 23। 29 इस अनोदर प्राइम नंबर, तो इसे लिखूंगा 20। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर है 1। एलसीएम में हम क्या करते हैं, सारे प्राइम्स नंबर को लिखते हैं। तो 1 × 17 × 23 एंड 29, ये इसका हो गया एलसीएम। ठीक है, यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगी कि सभी प्राइम्स नंबर्स का जो एचसीएफ है वो एक होता है, कि सभी प्राइम नंबर का एचसीएफ होता है 1, एंड सभी प्राइम नंबर का एलसीएम होता है सभी प्राइम्स का प्रोडक्ट। सभी प्राइम्स का प्रोडक्ट। ठीक है, एंड तीसरी बात क्या, कि जिन चीज़ों का एचसीएफ, जिन नंबर्स का एचसीएफ 1 निकलता है वो हमेशा कहलाती है को प्राइम्स। को प्राइम्स का मीन्स आपस में वे प्राइम्स नंबर हैं, मीन्स एक दूसरे में भाग नहीं जाएगा। ठीक है ना, देखिए ये आपस में को प्राइम्स तो हैं। 17 अपना अलग को प्राइम है, 23 अपना 17 अपना अलग प्राइम है, 23 अलग प्राइम है, 29 अलग प्राइम है ना? बात करता हूँ मैं 8, 9 एंड 25 की। तो 8 को लिखूंगा 2 की पावर 3, 9 को लिखूंगा 3 की पावर 2 एंड 25 को लिखूंगा मैं 5 का स्क्वायर। तो मुझे बताइए 1, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे बताइए एचसीएफ क्या, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो उनका एचसीएफ होता है 1। तो आप नोट में क्या लिखेंगे कि जिनका भी, कि जिन नंबर्स में कॉमन फैक्टर नहीं होते उनका एचसीएफ होता है 1।
ठीक है। अब एलसीएम की बात करता हूँ, तो एलसीएम में हम क्या करते थे कि सारे प्राइम्स लिखते थे। तो सारे प्राइम्स कौन कौन से, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, और फिर उनकी हाईएस्ट पावर देखते थे। तो 2 की हाईएस्ट पावर है 3, 3 की हाईएस्ट पावर है 2, और 5 की हाईएस्ट पावर है 2। ठीक है, तो ये हमारा बना 25 अट्ठा 200, 1800। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 and 657 is equal to 9 10 LCM। ओहो, ठीक है। हम क्या करते थे, फॉर्मूला था हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो 306 इंटू 657, एल HCF क्या है हमारा 9, तो LCM हम x मान लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, देखिए 6 और 3 9 से है, तो ये 9 इससे कट जाएगा, और यहाँ पे अपना आंसर आएगा 9 या 27 और 9 चौको 36, 3 4 एंड 657 इज इक्वल टू एक्स। अब इतना बड़ा गुना करना है, कैसे करते हो आप, देखिए मैं आपको चीज़ बताता हूँ। 657 है, इसे गुना करना है हम 34 से, तो हम इसे कर लेते हैं 034 और मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या, इन दोनों को गुना कीजिए, 7 चौक 28, कैरी आया 2। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर इसमें इनका सम कीजिए, और सम करने के बाद कैरी जोड़िए। तो यहाँ पे, अरे भाई 7 कहाँ गया, तो 7 या 21, 21 और 20 41, 41 और 2 43, 43 का 3, कैरी आया 4। अब क्या करना, 6 को 4 से, 7 को 0 से, 5 को 3 से गुना करके जोड़ देना है, और उसमें कैरी भी जोड़ देना है। तो ये तो 7 इंटू 0 0 हो गया, 6 इंटू 4 24, एंड 15 39, 39 एंड 4 हो गया अपना 43, 43 का 3, एंड अगेन कैरी आया 4। अब क्या करना, अब इन दोनों को हटा देना, शुरू के 7 और 4 को, 6 को 3 के एंड 5 को 3 से गुना करना, 6 के 18, 5 0 18 एंड 4 हो गया 22, 22 का 2 रिमाइंडर, सॉरी कैरी आया 2। अब मुझे बात बताइए, अब 6 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, और उसमें कैरी जोड़ेंगे 2, तो ये अपना 2, ये अपना आंसर आ गया 22338। एक्स इज इक्वल टू 22338। और आप देख लेना करके, इतना ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, इतने। ठीक है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n पे 0 पर समाप्त हो सकती है। ओ माय, कुछ नहीं करना, आपको एग्जामिनर को कॉपी में लिख के ये दिखाना है कि जो हमारे नेचुरल नंबर हैं वो हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक, है ना, सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, है ना। अगर मैं पहला नंबर लूँ जहाँ पे 6 की पावर 1 लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 6, n2 लेता हूँ 6 की पावर 2, मुझे यहाँ पर मिलेगा इसका वो 36। अगर मैं तीसरा नंबर लेता हूँ जहाँ पे 6 की पावर 3 है, तो ये बनता है अपना 216। n की पावर 4 लेता हूँ तो ये बनेगा अपना 6 की पावर 4 मीन्स 36, 36 मतलब 96, और 36 में से 12, सॉरी ये हो गया अपना 196,
196 24 में से 14 गए तो 11 है, ये 12, 1296। ठीक है, जब भी आप चेक करते जाएंगे तो हमेशा आप देखते जाएंगे कि जो हमारा यूनिट डिजिट है वो 6 आता है। तो और मुझे एक बात बताइए, जैसे 6 इंटू 36 किया 6 क्यूब के लिए, तो तब भी हमारा यूनिट डिजिट 6 आने वाला है, चाहे एंड में कुछ भी आए, है ना। अगर मैं इस 216 को 6 से गुना करूं फिर भी हमारा यूनिट डिजिट 6 आने वाला है। 1296 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 6 आने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ 6 की पावर n के लिए वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर we get unit digit only 6। ठीक है, अगर n की प्रत्येक वैल्यू के लिए हमें यूनिट 6 मिल रही है तो हमें 0 कहाँ मिलेगी भैया? अगर 0 नहीं मिलेगी तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, व्याख्या कीजिए। और ये भाज्य संख्याएं क्यों है? मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको कंपोजिट नंबर के बारे में यही बताया था ना कि वो किन्हीं 2 प्राइम नंबर से डिविजिबल होने चाहिए, उनके फैक्टर में मिनिमम 2 प्राइम नंबर्स होने चाहिए, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, अब मैं इस वाले नंबर को लेता हूँ कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30, ठीक है। और मैं इसे और सिंप्लीफाई करूँ, मैं यहाँ से 13 कॉमन ले लेता हूँ। 13 मैंने कॉमन लिया तो 11 इंटू 7 प्लस 1, 13 इंटू ये बना हमारा 78, और 78 को मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 2 इंटू 3 और ये 30 मीन्स 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 13 की पावर। देखिए यहाँ पे 3 प्राइम्स हैं तो ये एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 2, 3, 30, 39 और 78 एंड 78 इंटू 30। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। अब मैं बात करता हूँ अपने दूसरे कंडीशन की। तो सिमिलरली क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, मैं इसमें कॉमन ले लेता हूँ 5, तो अंदर ब्रैकेट में मिलेगा 7 इंटू 6 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बना 7 6 42, ये बन गया अपना 42 इंटू 12 दूना 24, मल्टीप्लाई कीजिए 42 इंटू 24 8 16 एंड 4 20 1008 5 इंटू 1008
1008 plus 1 and 5 into 1009। ठीक है, और 1009 को हम चेक कर लेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 से। चलो इसको कम, अब इसका टाइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते। यूनिट डिजिट इवन नहीं है तो न 2 से जाएगा, ना 4 से जाएगा, ना 8 से जाएगा, ना 16 से जाएगा। 3 से और 9 से चेक करेंगे तो इनका यूनिट जो सम ऑफ डिजिट है वो 10 से 3 या 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 और 9 से डिविजिबल नहीं। 7 से चेक करेंगे तो 3 का डिजिट बनाएंगे तो 9 माइनस 1 8 आएगा, जो 7 से भी नहीं और 13 से भी नहीं। ठीक है ना। सो तो अब बात कर लेते हैं हम किसकी, 19 की, 17 की। 17 चौक 68, 17 5 85, 85 और ये बने 159, तो ये 17 से भी डिविजिबल नहीं है। 19 की बात करें, 95 और 59, ये 19 से भी डिविजिबल नहीं है। 21 की बात करें तो 21 तो हो ही नहीं सकता। 23 96 69 नहीं, 96 ओके, 49, ये 23 से भी डिविजिबल नहीं है। 20 से तो ओके, सो यू शॉर्ट ना, अगर ये प्राइम नंबर भी हुआ तो हमारे पास 2 प्राइम्स हैं। अगर ये 2 प्राइम्स हैं तो ये एक कंपोजिट नंबर है। अगर ये कंपोजिट नंबर है बिकॉज इट कैन डिवाइड बाय 5 एंड 1009। ठीक है, कंपोजिट चेक करने के लिए हम क्या करते थे कि हमारे जो फैक्टराइजेशन है, हमारे जितने भी फैक्टर आए हैं उनमें मिनिमम 2 प्राइम्स होने चाहिए। और हमारे पास अगर ये देख चेक करना, अगर ये प्राइम्स नहीं निकले तो बेस्ट है, अगर ये प्राइम निकलता है तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्राइम्स है। ओके, मैंने कुछ गलती तो नहीं की। हाँ, डन। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड. सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? Okay, ठीक है। तो इस एलसीएम निकला 32, 18 का 3 स्क्वायर इंटू 2 एंड 12 का 2 स्क्वायर इंटू 3। जो भी इस तरह के क्वेश्चन में क्या हमें एलसीएम निकालना होता है, कब की, कि कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिल रहे हैं। मीटिंग वाले टाइम के लिए, मीटिंग वाले क्वेश्चंस के लिए हमें एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम बताता है कि वो कितने समय बाद हमारे वो आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, तो इनका एलसीएम क्या निकला? 2 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, 2 लिखा और ये निकल गया 36। मीन्स वो फर्स्ट टाइम जब भी मीटिंग करें, फर्स्ट टाइम मीट मीन्स 36 मिनट। अगर मैं पूछूं वो फोर्थ टाइम कब, फोर्थ टाइम कितने समय बाद मिलेंगे, तो क्या करें? फोर्थ टाइम में 4 इंटू एलसीएम, 4 इंटू 36 मीन्स 144। अगर ऐसे ही मैं nth टाइम की बात करूं, nth टाइम कितने समय बाद मिलेंगे,
तो उसके लिए करेंगे n इंटू एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पुनः प्रारंभिक स्थान पर मतलब पहली बार फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, इस रेस स्टार्ट होने के फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, तो इसलिए हमारा 1 था, n था 1। अगर वो पूछते कि वो दूसरी बार कब मिलेंगे, कितने समय बाद उसी स्थान पर मिलेंगे, वो दूसरी बार प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, तीसरी बार, फोर्थ बार, अगर nth बार पूछते तो n इंटू एल सेम हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चंस खत्म हो गए। चलो आपको एक तरीके का क्वेश्चन दिखाते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि भैया जैसे कि 156 एंड 208 है, ये है, और इनका जो एचसीएफ है मैं लिखता हूँ 20 प्लस वाई के रूप में। तो मुझे फाइंड वाई की फाइंड वैल्यू ऑफ वाई, ये क्वेश्चन है कि किन्हीं दो संख्याओं को जैसे हमें 20 प्लस वाई के रूप में लिखते हैं तो हमें वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 156 एंड 208 का हम एच सी एफ निकालें, एस सी एफ, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, एस सी एफ। तो 156 को लिखेंगे हम 278, 239, 3, 13, 13 एंड 1 मीन्स 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 एंड 13 की पावर। सिमिलरली मैं 208 को क्या लिखूंगा, 57, 3, ये 19 आया, 19। बात बताइए, मैंने इसे लिखा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 एंड 19। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते थे, कॉमन फैक्टर लेते थे। कॉमन फैक्टर हमारे कितने हैं, एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है। फिर उसके बाद क्या करते थे, लीस्ट एक्सपोनेंट चेक करते थे। 2 का लीस्ट एक्सपोनेंट चेक कीजिए 2 है, 3 का लीस्ट एक्सपोनेंट चेक कीजिए 1, और एचसीएफ आया हमारा क्या, 12। लेकिन यहाँ पे हमारा जो एचसीएफ दिया हुआ है वो है 20 प्लस वाई, और एचसीएफ हमारा आया है 12 इज इक्वल टू 20 प्लस वाई, एंड वाई इज इक्वल टू 12 माइनस 20, एंड वाई इज इक्वल टू माइनस का 8। एक इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। और तो क्वेश्चंस देखते हैं, चेक करते हैं कौन सा कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए भाई। इसे मिटा दो। एक क्वेश्चन देखते हैं अच्छा सा, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, कहाँ गया वही क्वेश्चन,
that when divided by 35, 56 and 91 leaves remainder 7 each case, कि वह हमें छोटे से छोटा नंबर ज्ञात करना है जिसमें जब हम 35, 56 और 91 का भाग दे तो हमेशा 7 रिमाइंडर बचे। तो स्मॉलेस्ट मीन्स लीस्ट, तो यहाँ से तो पता लग गया कि हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम अब निकाल लेंगे किसका, कि 35, 56 और 91 का। ठीक है, पहले 35, 56 एंड 91 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 35 को किस तरीके से लिखेंगे, 5 इंटू 7। 56 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड 91 को लिखेंगे 7 इंटू 13। एलसीएम क्या निकल जाएगा, 5, 7, 2 एंड 13। 7 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है। ठीक है, एलसीएम निकल के आया 8 पंजे 40, 13 की पावर 1 है, सॉरी 8 पंजे 40, 28, 280 इंटू 13, ये हमारा एलसीएम निकल के आया। और इसे और मल्टीप्लाई कीजिए, 13, 28, 104, 10, 13, 2, 26। ये नंबर है। मुझे एक बात बताइए, जब भी हम हम क्या कहते थे कि जो एलसीएम है, जो एलसीएम में सारी गिवन नंबर्स का भाग चला जाता था, मीन्स इस 3640 में 35 से भी भाग जाएगा, 56 से भी भाग जाएगा, 91 से भी भाग जाएगा, और रिमाइंडर हमेशा 7 बचना चाहिए, है ना। रिमाइंडर हमेशा 7 कब बचेगा, जब इसमें मैं 7 जोड़ दूँ। ठीक है ना, देखो अगर मैं इसे 35 से भाग करता हूँ, 35 से भाग करता हूँ तो रिमाइंडर हमेशा हो जाता 0, है ना। रिमाइंडर 7 कब आता, 7 कब आता, जब इसमें 7 एक्स्ट्रा होता। ठीक है, ऐसे ही 56 में मैं इसमें 56 का भाग देता तो रिमाइंडर हमारा 0 होता, और 7 रिमाइंडर कब आता, जब इसमें मैं 7 एक्स्ट्रा होता। सिमिलरली 91 का भाग देता तो रिमाइंडर आता है 0, लेकिन 7 रिमाइंडर कब आता है, जब इसमें 7 एक्स्ट्रा होता। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या होता, 3640 प्लस 7, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। चलो बाय 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 बाय।